हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो अब बात करने वाले हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। बट उससे पहले जैसे मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें आपको बता दी थी, जिससे आपके लिए सारा मेंडलिज्म समझना बहुत आसान हो जाएगा। हमने बात करी थी बैक क्रॉस की, वी डिस्कस अबाउट टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रही, और ये कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो स्टडी है मेंडल्स के लॉ की, उसको हम मेंडलिज्म कहते हैं। देयर आर थ्री लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इन दोनों लॉज को, लॉ ऑफ फर्स्ट और सेकंड लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको हम किससे डिस्कस करते हैं, किससे एक्सप्लेन करते हैं? थर्ड लॉ को डाईहाइब्रिड क्रॉस से या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन से। तो पहले हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मेंडल की लॉज की स्टडी को हम क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पे? दैट इज नोन एज मेंडलिज्म। मेंडलिज्म में हम इन तीनों लॉज की बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट लॉ ऑफ डोमिनेंस बताने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। हालांकि हम एक बार ये डिस्कस कर चुके हैं हम बात। अब हमें पता है कि मान लीजिए हमारे पास एक कैरेक्टर है, या एक कैरेक्टर को हम स्टडी करना चाहते हैं। देयर इज वन कैरेक्टर, दिस कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, इस कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? दिस कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, बताओ फटाफट। दिस कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, यस, वन जीन। इस एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल कर रहा है, एंड वन जीन हैव टू अलील्स, अलील वन एंड अलील टू। हर जीन के दो अलील होते हैं, तो इसको मोनोजेनिक इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। बात समझ में आ रही है कि एक कैरेक्टर है जिसको एक जीन कंट्रोल कर रहा है, और उसके दो अलील्स हैं, जिसको हम मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्टडी इनहेरिटेंस की जहां पे सिंगल जीन किसी भी कैरेक्टर का एक बार में हम स्टडी करते हैं, उसको इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कहा जाता है बच्चों, या जिसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, कि एक बार में एक कैरेक्टर को स्टडी किया जा रहा है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हर ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, और हर कैरेक्टर में दो अलील हैं, क्योंकि उसको एक जीन रिप्रेजेंट कर रहा है या रेगुलेट कर रहा है। तो जो अलील्स होते हैं, अलील्स ऑक्यूपाई सेम जीन लोकस, सेम जीन लोकस। वो पोजीशन जहां पे अलील प्रेजेंट है, उसको हम लोकस या लोकाई कहते हैं, राइट। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकस को वो ऑक्यूपाई करता है, जब दोनों अलील सेम जीन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होमोजाइगस। और अगर ये दोनों, मान लीजिए दोनों कैपिटल टी है तो होमोजाइगस, लेकिन अगर ये एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो वो क्या हो जाता है? हेट्रोजाइगस। ये बेसिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक क्विक रिकैप आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। वही चीजें कि ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, और उन यूनिट्स को हम क्या कह रहे हैं? फैक्टर्स। ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। इसका मतलब फैक्टर्स किस में मिलते हैं? पेयर्स में मिलते हैं। अब अगर ये जो फैक्टर्स हैं, जो एक पेयर के जो फैक्टर्स हैं, अगर वो सेम है, ठीक है, तो एक उसमें से अपना इफेक्ट दिखा लेता है। लेकिन अगर वो अलग अलग, सॉरी, वो अलग अलग है, तो एक अपना इफेक्ट दिखाएगा, एक अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा।
तो जो अपना इफेक्ट दिखाता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, लेकिन दूसरे की प्रेजेंस में जो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाए वो होता है रिसेसिव। वो क्या होता है? रिसेसिव। ठीक है। तो मेंडल का जो पोस्टुलेट था, मेंडल ने तो पोस्टुलेट्स दिए थे, तो मेंडल का जो पोस्टुलेट था, मेंडल्स पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, मेंडल ने पोस्टुलेट दिया था डोमिनेंस का, लेकिन उसको लॉ किसने बनाया, उसको लॉ के स्टेटस तक किसने पहुंचाया? कोरेंस ने, कार्ल कोरेंस ने उसको लॉ के स्टेटस तक पहुंचाया। याद रहेगा बच्चों? अब ये क्या कह रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है? व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, या प्योर प्लांट की प्योर टोल ले लिया हमने, प्योर ड्वार्फ ले लिया, हैविंग वन और मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उनको हमने क्रॉस करवाया, तो जो अलील्स होंगे F1 जनरेशन में जो अपीयर होंगे वो डोमिनेंट के होंगे। हालांकि ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? ऑर्गेनिज्म होगा हेट्रोजाइगस, ऑर्गेनिज्म विल बी हेट्रोजाइगस। रिसेसिव अपना इफेक्ट, अपनी प्रेजेंस F1 जनरेशन में नहीं दिखा पाता, तो जो अपना इफेक्ट दिखा देता है वो डोमिनेंट, जो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है वो क्या कहलाता है बच्चों? रिसेसिव। याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा? चलिए, सॉरी इसका, और अगर इसकी सेल्फिंग करवा दें हम, इसकी F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवा देते हैं, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, तो क्या होगा? दो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स को हम क्रॉस करवाएंगे, तो यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे भी दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, राइट? तो इट प्रोड्यूसेस थ्री टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक प्योर टोल, एक हेट्रोजाइगस टोल, और एक प्योर ड्वार्फ। हमने यही तो कंक्लूड किया था कि जीनोटाइपिक रेशो क्या आती है? 1:2:1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, और फेनोटाइपिक रेशो क्या आती है? 3:1। फेनोटाइपिक रेशो 3:1, तीन टोल होंगे, एक ड्वार्फ होगा, राइट? बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिनको हम नॉन वेंडलिज्म में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल अलील, ये सारे हम नॉन मेंडलिज्म में डिस्कस करें। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहा जाता है, इसको फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है, और कोरेंस ने कहा, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड मेंडल फर्स्ट लॉ बाय कोरेंस। क्लियर? अब ये लॉ क्या कह रहा है कि गैमेट फॉर्मेशन जब होगी, जो तो जो फैक्टर्स हैं, जो अलील्स हैं एक कैरेक्टर के पेयर में प्रेजेंट हैं, वो सेग्रेगेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, इस तरह से कि गैमेट में दोनों में से एक ही फैक्टर पहुंचेगा। अब देखो ये क्या है? एक पेयर है, होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे सिमिलर फैक्टर्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो जब सेग्रीगेशन होगा, जब सेपरेशन होगा, तो दोनों अलग अलग हो गए, तीनों केस में दोनों अलग अलग हो गए। अब होमोजाइगस पेरेंट तो एक ही तरह के गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल टी या स्मॉल टी, लेकिन जो हेट्रोजाइगस पेरेंट है वो दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, जिसका 50-50 प्रोपोर्शन होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन ये करता है कि इन अ पेयर ऑफ अलील segregation occurs from each other during gamete formation, during meiosis, so that only one allele will be present in each gamete, दोनों में से एक ही प्रेजेंट होगा गैमेट में।
ठीक है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगेन किससे एक्सप्लेन किया जा सकता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लेते हैं कि हमने प्योर टोल प्लांट ले लिया, कैपिटल टी ले लिया, राइट, और हमने प्योर ड्वार्फ प्लांट ले लिया, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट्स हमने ले लिए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? गैमीट फॉर्मेशन के बाद F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट प्रोड्यूस होंगे जो कि सारे के सारे हेट्रोजाइगस होंगे, और सेल्फिंग जब हम करवाएंगे F1 ऑर्गेनिजम्स की तो वही बात आ रही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी। डोमिनेंस में तो हमें सिर्फ कहां तक बताना था कि एक अपना इफेक्ट दिखा रहा है, दूसरा अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा, लेकिन उसको और आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो है, जब एक कैरेक्टर स्टडी करते हैं उसकी जो रेशियो है वो ये आ जाती है, वो होमोजाइगस टोल, होमोजाइगस ड्वार्फ एंड हेट्रोजाइगस टोल 1:2:1। ठीक। सो F2 फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गई? मैं दोबारा से वही चीज रिपीट कर रहा हूं। F2 फिनोटाइप क्या आ गया मोनो हाइब्रिड के लिए? F2 में फिनोटिपिक 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गई? जीनोटाइप क्या रहेगा? 1:2:1। प्योर या होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस में सिर्फ डोमिनेंट ही अपना इफेक्ट दिखाता है, एंड होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, ये रेशियो आ गई। ठीक। कोई कंफ्यूजन, कोई बट, कोई किंतु परंतु है तो बता दो एक बार, बोलो फटाफट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इट इज नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स आल्सो, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, उसके बाद बात होगी इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, या जिसको हम क्या कह देते हैं, बोलो, डाई हाइब्रिड क्रॉस, विच इज ऑल्सो नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस, व्हेन टू कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट ए टाइम साइमल्टेनियसली, हम दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। अब ये एक तरह से वेरिफिकेशन भी होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, या इस डाई हाइब्रिड क्रॉस हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ उसको हम इसके हेल्प से चेक भी कर सकते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस हमारा ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक। तो इट वाज कॉल्ड एज सेकंड लॉ ऑफ मेंडलिज्म बाय कोरेंस, कोरेंस ने इसको सेकंड लॉ कहा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बेटा ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अलील्स ऑफ टू पेयर्स, क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टर्स है, अलील्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, कैरेक्टर्स, सेग्रीगेट, सेपरेट इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। कब वो सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक। जिससे
क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूसिंग पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशन, प्रोड्यूसिंग पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स। ये इसकी स्टेटमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्ड। इसको जिसको हम किससे एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम किससे एक्सप्लेन करेंगे बताओ? डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इसके दो पार्ट हो गए, देखो इसको दो पार्ट में हम स्टडी कर सकते हैं। पहले में है सेपरेशन ऑफ अलील्स जो इंडिपेंडेंट हो रहा है, और सेकंड में रीअरेंजमेंट ऑफ अलील्स, रैंडम फ्यूजन ऑफ अलील्स इन द ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस कि जहां पे दो पेयर, दो कैरेक्टर्स को जो कि कॉन्ट्रास्टिंग, उनको स्टडी करेंगे। तो हमने क्या ले लिया? सीड शेप ले लिया एंड सीड कलर ले लिया। तो राउंड येलो मतलब हमने सीड शेप ले लिया एंड सीड कलर ले लिया, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो सीड का कलर हो गया, सॉरी उल्टा लिख दिया, एंड सीड शेप हो गया रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, तो डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया। चलिए, अब गैमेट फॉर्मेशन के बाद F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट अपना इफेक्ट दिखाएंगे, सारे के सारे हेटेरोजाइगस कैसे होंगे? राउंड येलो, क्योंकि राउंड और येलो को हमने डोमिनेंट माना था। राउंड येलो सारे के सारे डोमिनेंट हो गए। और जब इनका सेल्फ क्रॉस करवाया, तो जब एक कैरेक्टर लिया था तो कितने गैमेट्स प्रोड्यूस हुए थे? वन कैरेक्टर टू गैमेट्स। तो टू कैरेक्टर्स कितने गैमेट हो गए? बोलो फटाफट। यस, फोर टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस, फोर टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस दोनों साइड में। और जब इसको पनेट स्क्वायर के हेल्प से हम सोल्व करते हैं, पनेट स्क्वायर के हेल्प से अब इसको सोल्व करते हैं, तो सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये गैमेट्स हो गए, इधर गैमेट्स हो गए। उसके बाद सिर्फ आपको इनको कंबाइन करते जाना है। जैसे इसको इन चारों के साथ करवा दिया, इसको इन चारों के साथ कंबाइन करवा दिया, एंड सो ऑन। अब जब रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे, तो आपको ये सिंपल सी एक चीज ध्यान रखनी है, जहां पे भी कैपिटल आर एक बार भी आ गया, क्योंकि वो डोमिनेंट है, तो सारे कैसे हो जाएंगे? राउंड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? राउंड हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखिए कैपिटल आर जहां पे भी है, सारे के सारे आपको राउंड दिखाई दे रहे हैं। जहां पे भी एक बार भी अगर है, तो सारे के सारे राउंड है। यहाँ पे नहीं है, दोनों स्मॉल है। यहाँ पे भी है तो राउंड है, अगेन राउंड, राउंड एंड राउंड। तो राउंड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हो गए राउंड? चलिए आगे लिखेंगे इसको, राउंड हो गए 12। अब येलो भी डोमिनेंट है, तो जहां पे भी कैपिटल वाई आ जाएगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट उसके साथ मिलेगा येलो। यहाँ पे भी, जहां पे भी एक सिंगल कैपिटल वाई आपको दिखाई दे जाएगा, वो सारे के सारे कैसे होंगे? राउंड येलो, येलो होंगे। यहाँ पे दो हैं लेकिन वाई तो है, अगेन येलो, अगेन येलो। ठीक, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गए। अब जहां पे भी रिसेसिव वाले होंगे, तो उनको दोनों बार होना पड़ेगा। रिसेसिव कैरेक्टर जब दोनों स्मॉल लेटर्स होंगे तब अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो ग्रीन कब होगा? जब दोनों स्मॉल वाई होंगे। एक, दो, ग्रीन, थ्री, थ्री होंगे। एंड लाइकवाइज को क्या बच गया? राउंड हो गया, रिंकल्ड, रिंकल्ड में दोनों स्मॉल आर जब तक नहीं प्रेजेंट होंगे। तो 1 2 3 4, 4 हो गए रिंकल्ड। और कहीं आपको दिख रहा है? रिंकल्ड, 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 रिंकल्ड,
बताइए। ठीक, रिंकल 4 जगह पे है। क्लियर। अब देखो राउंड येलो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड ग्रीन कितने हुए, राउंड ग्रीन 1 2 3। लेकिन पेरेंटल कौन सा है इसमें से, राउंड येलो पेरेंटल था और रिंकल ग्रीन पेरेंटल था। अब ये वाले जो बचे हैं ये कैसे हैं, ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स। राउंड ग्रीन 3 हो गए, रिंकल्ड येलो कितने हुए 1 2 3, और रिंकल्ड डबल रिसेसिव कंडीशन में भी डबल रिसेसिव दोनों केस में, तो रेशो क्या आ गई 9:3:3:1। सो फॉर ए डाईहाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइपिक रेशो क्या आती है 9:3:3:1 आती है। ठीक है, अगर इसको हम मोनो हाइब्रिड के हिसाब से भी लेके चलें तो हमें सेम रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक, अब जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल। तो ये फोन नंबर की तरह हो गया 121 242 121। राउंड येलो प्योर डोमिनेंट, रिंकल्ड ग्रीन प्योर रिसेसिव। ठीक है, दोनों कैरेक्टर इसमें डोमिनेंट वाले हैं, प्योर फॉर्म है। बाकी में आप देख सकते हो राउंड येलो दोनों कैपिटल एक साथ है, यहाँ पे भी एक साथ है। तो आप जीनोटिपिक रेशियो इसके हिसाब से निकाल सकते हैं, सारे के सारे डोमिनेंट होंगे, एक पॉसिबिलिटी सारे के सारे रिसेसिव होंगे, एक पॉसिबिलिटी 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव 2 3 एक कैरेक्टर के लिए, सेकंड के लिए भी सेम होगा 50-54 एंड सो। तो दिस इज बताओ, दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसकी चेकिंग मैं करवा देता हूँ। हमारे पास क्या क्या कैरेक्टर था, सीड शेप था एंड सीड कलर। तो सीड शेप में हमने क्या क्या लिया था, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड। तो राउंड कितने हुए टोटल, राउंड कितने हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। राउंड कितने हुए 9 + 3 12 12 एंड रिंकल्ड कितने हुए 3 + 1 4। तो रेशियो क्या आया 3:1 जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आता है। लाइकवाइज सीड कलर आप देख लीजिए, सीड कलर में भी सेम आएगा, येलो एंड ग्रीन। तो येलो कितने हैं 9 + 3 12 एंड ग्रीन कितने 3 + 1 अगेन 12:4, तो 3:1। तो अगर हमें चेक करना है कि हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशो सही है कि नहीं है, तो हम सेपरेट मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके देख लेंगे। अगर उसमें रेशो 3:1 आती है तो इसका मतलब हमने जो क्रॉस परफॉर्म किया वो एकदम सही। ठीक है बच्चों मेरे, कोई कंफ्यूजन, कोई किंतु परंतु, कोई इफ बट। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या कह रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या कह रहा है बताओ, कि ये डायहाइब्रिड के रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है। जब एक से ज्यादा पेयर कैरेक्टर का क्रॉस में इन्वॉल्व है तो फैक्टर का जो पेयर है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है फ्रॉम अदर पेयर। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का मतलब ही क्या है कि इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होना। देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हेयर कलर है, आई कलर है, स्किन कलर है, अगर सिर्फ कलर की ही बात करें तो, लेकिन सारे अपना अपना एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंटली शो कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि आई कलर स्किन कलर के साथ इंटरफेयर कर रहा है, स्किन कलर हेयर कलर के साथ इंटरफेयर कर रहा है, तो वो सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे सेग्रीगेट हो गए इंडिपेंडेंटली और उसके बाद फिर नए कॉम्बिनेशंस भी बना लेते हैं। उसके बाद
नए कॉम्बिनेशंस भी बना लेते हैं। सो इट स्टेट्स दैट assortment of each pair of trait is independent of the other, कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो एक जो पेयर होगा ट्रेट का वो सेग्रीगेट करेगा दूसरे पेयर से, उसको डिस्टर्ब किए बिना, विदाउट डिस्टर्बिंग इट। तो इससे क्या होगा, हर पेयर को, हर ट्रेट को एक इक्वल चांस या फेयर चांस मिलेगा एक्सप्रेशन का, ठीक है। सो लॉ ऑफ independent assortment said when two homozygous parents differing in two pair of contrasting characters are crossed, in essence one pair is independent of other, कि जब डायब्रिड फॉर्म गैमेट, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एलील्स का डिफरेंट ट्रेट्स में, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक है। तो बच्चों मेरे ये मेंडल के 3 लॉज हैं। अब इसके भी एक्सेप्शंस हैं, जो सेकंड लॉ कोरेंस ने बताया, इसके भी एक्सेप्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें आ जाएगा लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, और लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या थे, डोमिनेंस के लिमिटेशंस क्या थे, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, जिसको हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। याद रहेगा ये सब आपको, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये एक्सेप्शंस, ठीक। अब एक बहुत क्रूशियल कंसेप्ट आता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डोमिनेंस, कि कोई कैरेक्टर क्यों अपना असर दिखा पाता है, दूसरा कैरेक्टर क्यों नहीं दिखा पाता। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कि हर जीन जो है, एवरी जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो टाइप के एलील हो जाते हैं, होमोजाइगस में सिमिलर टाइप का रहेगा, ये होमोजाइगस है, ये मान लीजिए डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस मान लीजिए रिसेसिव है, ठीक। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो अलग अलग होंगे। अब दो टाइप के जो अलील हैं, एक तो नॉर्मल होगा, जो मॉडिफाई नहीं होगा, अनमोडिफाइड होगा, अनचेंज्ड होगा। तो जो वाइल्ड फॉर्म जिसको कहा जाता है, जो नॉर्मल होता है, वो डोमिनेंट होता है और ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो ग्रीन है ये अनमोडिफाइड अलील है, जो डोमिनेंट फॉर्म पे। जो मॉडिफाइड है, जो चेंज हुआ है, वो रिसेसिव होगा। अब ब्राउन आई कलर डोमिनेंट होता है, लेकिन ब्लू आई कलर रेयर होता है, इसका मतलब वो क्या है, मॉडिफाइड है, तो वो रिसेसिव होगा। तो कभी कभी वो दिखाई देता है, लेकिन ब्राउन आई कलर मोस्टली दिखाई देता है। तो जब एक अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड अलील मिलते हैं, तो वो क्या होगा, हो जाएगा, जीन पेयर हो जाता है। लेकिन दोनों मॉडिफाइड होंगे तो वो होमोजाइगस जीन होगा। बात समझ में आ गई। तो वाइल्ड फॉर्म डोमिनेंट। अब एक जीन हमने कंसीडर कर लिया, एक जीन हमने लिया जिसमें इंफॉर्मेशन है एंजाइम प्रोड्यूस करने की। अब नॉर्मल अलील है उसका, जीन का, तो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस होगा। मॉडिफाइड अलील है तो क्या हो जाएगा, या तो नॉन फंक्शनल प्रोड्यूस होगा, या नो एंजाइम इज प्रोड्यूस एट ऑल, या लेस एफिशिएंट एंजाइम इज प्रोड्यूस। अगर नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम फिनोटाइप आ जाएगा जैसा कि वाइल्ड टाइप में अनमोडिफाइड अलील में आता है, ठीक है। सो मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू अनमोडिफाइड। जो उसमें चेंज आया वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि लेस एफिशिएंट है। मॉडिफाइड जीन या मॉडिफाइड अलील लेस एफिशिएंट है। और नो एंजाइम ही नॉन फंक्शनल हो, या एंजाइम प्रेजेंट ही ना हो, तो क्या होगा, तो जो फिनोटाइप है डिपेंड किस पे करेगा, जो अनमोडिफाइड अलील है उस पे। तो मॉडिफाइड अलील रिसेसिव हो जाता है। तो मॉडिफाइड अलील रिसेसिव हो जाएगा, मतलब कि अनमोडिफाइड अलील वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, मॉडिफाइड अलील जो है वो या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, या वो एंजाइम ही
प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो किस पे डिपेंडेंट है? इस पे, अनमोडिफाइड पे, वाइल्ड फॉर्म पे, अपनी एक्सप्रेशन। तो बच्चों ये मेंडल के तीनों लॉज थे, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसमें सारे के सारे एक्सेप्शंस की भी बात होगी। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति आरआरजी के कमेंट्स में पूछ लो, कमेंट्स में पूछ लो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सेशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वहां पे अवेलेबल। कीप स्टडिंग, गुड लक, सी यू सून बच्चों।